हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी विल डिस्कस एनाफाइलेटिक शॉक। ये जो होता है एक शॉक का ही टाइप होता है। शॉक का मतलब क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक जो होता है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जब होती है नहीं पहुंच पाती है तो शॉक की कंडीशन जो होती है वो अकर हो जाती है। तो ये बेसिकली एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये अकर किसके वजह से अकर होती है, ड्यू टू एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम एन एंटीजन। जब हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी एंटीजन के लिए बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, तो इसलिए एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है वो अकर होता है। फिर एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है जब एंटीजन के विरुद्ध ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, तो फिर ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो होता है वो ओवरवेलमिंग सिस्टम में एक वेजोडाइलेशन, जो हमारी वेसल्स होती है उसको डाइल्यूट कर देगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएंगी, तो फिर उसका ब्लड का जो होता है वो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो भी बहुत स्लो हो जाएगा। और एनाफाइलेक्सिस जो होता है वो कब अकर हो जाता है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो री एक्सपोज होता है उस एंटीजन के लिए, तब एनाफाइलेक्सिस शॉक जो होता है वो अकर होता है। अब हम पढ़ेंगे एनाफाइलेटिक शॉक ये कैसे होता है, क्या होता है। तो एनाफाइलेक्सिस शॉक में क्या होता है, जब हमारी जो बॉडी होती है वो एक्सपोज होती है फॉर द फर्स्ट टाइम टू एलर्जन, तो जो होती है वो आईजीई एंटीबॉडी जो होती है फॉर्म्स बन जाती है अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के लिए हमारी जो आईजीई एंटीबॉडी होती है वो बन जाती है। फिर जब सेकेंड बार एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो एंटीजन जो होता है वो इंटरेक्ट करेगा विद सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। जब ये जो एंटीजन है कोई वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो यहाँ पे जो मास्ट सेल होगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, आईजीई एंटीबॉडी। यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी बन गई, आईजीई एंटीबॉडी बन जाएगी। और फिर जब सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा तो ये पहले से बनी बनाई है एंटीबॉडी पहले से बनी बनाई है, तो फिर ये जो होती है वो इससे एंटीजन का इंटरेक्ट किससे होगा, सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल, ये जो होती है वो सेंसिटाइज्ड हो जाती है विच आईजीई एंटीजन आर बाउंड। फिर इससे जो होता है वो एंटीजन जो होता है वो बाउंड हो जाता है। एंटीजन बाइंड्स टू आईजीई एंटीबॉडी, एंटीजन बाइंड्स हो जाएगा आईजीई एंटीबॉडी से। फिर एक्टिवेशन एंड डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, फिर जो होती है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो होगी रिएक्शन होगी, फिर एक्टिवेट हो जाएगी और डीग्रेनुलेशन हो जाएगा मास्ट सेल का। ये जो होती है प्रोवोक करती है एलर्जिक रिएक्शन को। फिर जो होगा वो रिलीज़ होगा इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का। फिर जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, लाइक हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। फिर जिससे क्या है कि वो वेसोडाइलेशन बढ़ जाता है, कॉजेज़ जो कि कारण होता है हाइपोटेंशन का, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हाइप्स यानी कि रैसेस हो जाएंगे और रीचिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी कॉज्ड एंजियोएडिमा, जो हमारे जो बॉडी के जो वेसल्स होती है उसमें वो परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो जो अंदर का जो फ्लूइड होगा वो हमारे इंटरस्टिशियल जो स्पेस होगा उसमें आ जाएगा, स्किन के नीचे वाले स्पेस में बहुत फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण जो होता है एडिमा हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे एंजियोएडिमा। और इसके ही बढ़ने से ब्रोंको जो कॉन्स्ट्रिक्ट, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल एयरवे जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमें जो होता है ब्रीथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, एक्सपोजर होगा टू एंटीजन, पहले एंटीजन आएगा, फिर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, फिर रिलीज़ होंगे बेसो एक्टिव मीडिएटर्स, जिससे क्या मैसिव वेसोडाइलेशन हो जाएगा। मैसिव वेसोडाइलेशन वीनस एंड आर्टेरियल वेसोडाइलेशन होएगा। वेन्स जो होती है, जो हमारा हार्ट होता है वो इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है हमारे हार्ट में, तो वो भी वेन्स जो होंगी वो बहुत डायलेट हो जाएंगी और आर्टेरियल वेसोडाइलेशन हो जाएगा। फिर जिससे कि क्या है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी।
और इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा, हमारी जो स्किन के नीचे जगह स्पेस होता है वहाँ पर एडिमा हो जाएगी। फिर रिलेटिव हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा वीनस रिटर्न एंड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। फिर इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट भी जो होगा कम हो जाएगा। जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा तो हमारे हार्ट में भी कम ब्लड ही आएगा, तो इसकी वजह से जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। फिर जिससे कि डिक्रीज़ हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वहाँ तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, फिर स्ट्रोक की जो कंडीशन है वो अकर हो जाएगी। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेज़ में क्या होगा, ये जो बेसिकली है वो एलर्जी की वजह से ही होती है। सीवियर एलर्जिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टू सब्सटेंसेस, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी उन सब्सटेंस से, सजेस्ट जैसे कि ड्रग हो गई, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई एनेस्थेटिक हो गया, कॉन्ट्रास्ट डाई होगी, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, इंसेक्ट स्टिंग और एनिमल के वीनम, लेटेक्स रबर, एक्सरसाइज और इवन इडियोपैथिक का मतलब किसी एलर्जी का क्या है कि पता नहीं चलता है, वो अननोन कॉज से भी हो जाती है। फूड प्रोडक्ट्स से भी हो सकती है, जैसे कि सी फूड, नट्स, किसी को नट्स से होती है, पीनट से, पीनट बटर से, एंड MSG, जो हमारे जो फूड होता है, फूड की कलरिंग के लिए हम MSG डालते हैं वो होता है, कैन कॉज एनाफाइलेटिक शॉक को अकर करता है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में स्किन में कौन से सिम्टम्स आते हैं, हाइप्स हो जाएंगे, रैसेज हो जाएंगे, ईचिंग होगी, फ्लश्ड और पेल स्किन पड़ जाएगी, लोकलाइज्ड एडिमा स्पेशली अराउंड फेस की तरफ जो होता है वो ज़्यादा एडिमा देखा जाएगा। फिर रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल्स होंगे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, डिस्निया हो जाएगा, वीजिंग होएगा, जिससे वो ब्रोंकियल्स होंगे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो एक विस्लिंग का साउंड आएगा, उसे वीजिंग बोलते हैं। डिस्निया हो जाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्वॉलन लिप्स हो जाएंगे, टंग, थ्रोट हो जाएगी, कफिंग भी होगी, वाटरी आइज हो जाएगी एंड स्टफी नोज भी हो जाएगी। और कार्डियक में क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगी, फेंटिंग हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वॉमिटिंग होगी, नोजिया, डायरिया, स्टमक पेन। डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे इसके, तो इसका वैसे तो कोई टेस्ट नहीं होता है, इसके हम फिजिकल एग्जामिनेशन से और पेशेंट की हिस्ट्री से ही पता लगाएंगे। लुकिंग एट साइन एंड साइंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, साइंस देखेंगे। टेस्टिंग कर सकते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि किसी को फूड से एलर्जी है तो फूड टेस्ट, किसी फूड का पार्टिकल लेके उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। मेडिकेशन एलर्जी, किसी दवाई से तो नहीं एलर्जी है तो उसका टेस्ट कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट एलर्जी, किसी इंसेक्ट के बाइट करने से उसे एलर्जी हो रही है तो उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या होता है, अवॉइड जितना हो सके उतना हम एलर्जेंस होंगे उनसे बचना है। और मेंटेन एयरवे को मेंटेन करेंगे। ओरल नेज़ल एयरवे और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में भी नेसेसरी, गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन बाई नॉन रीब्रीथर फेस मास्क। इसमें क्या होंगे कि हम जो होते हैं वो ओरल और नेज़ल एयरवे को जो होता है वो सही करना है हमें, तो इसके लिए हम जो होते हैं वो बहुत हाई फ्लो देंगे ऑक्सीजन का बाई नॉन रीब्रीथर मास्क जो होता है इसमें प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो फ्लो होती है। हम इसमें जो होता है वो ब्रीथिंग रेट को भी असेस कर सकते हैं, उस डेप्थ को एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट मूवमेंट को भी हम असेस कर सकते हैं, असेस पल्स को, बीपी को, एंड अगर पॉसिबल होता है तो सेंट्रल वीनस का प्रेशर भी हम असेस करेंगे। स्टार्ट CPR इफ़ नो साइंस ऑफ पल्स और ब्रीथिंग, अगर कोई भी पल्स नहीं आ रही है, ब्रीथिंग नहीं आ रही है तो फिर हम इसके लिए हम CPR भी हम स्टार्ट कर देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें जो होता है सबसे पहले अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन है तो एपिनेफ्रिन ही देंगे सबसे पहले। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है कौन सी, एपिनेफ्रिन। कॉजेज़ ये जो होती है वेजो कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी वेसल्स होती हैं वेजो डायलेट हो जाती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और एपीपेन IM, और जो पेशेंट जो होते हैं उनको पता है तो वो डॉक्टर के सजेशन से एपिनेफ्रिन का पेन आता है उसको हम IM इंसर्ट करेंगे। एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई की जो साइड होती है उसमें हम इंजेक्ट करेंगे, इसको साथ में भी रख सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। फिर इसके बाद
डाइफेनहाइड्रेमीन देंगे। ये जो होता है वो ईचिंग को, रनियाइज को, स्टफी नोज को रोकता है। नेबुलाइज्ड करेंगे एल्बुटेरॉल से टू रिवर्स स्टामिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म। जो हमारे ब्रोंको जो स्पैज्म हो जाता है तो इसके लिए हम नेबुलाइज्ड करेंगे किससे, एल्बुटेरॉल से टू रिवर्स स्टामिन इंड्यूस से। हम इसमें जो होता है बहुत सारे आईवी फ्रूट्स देंगे क्योंकि उसमें जो वेसल्स होती हैं उसकी परमेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है, जिससे कि फ्लूइड बहुत लॉस हो जाता है, तो हम इसके लिए फ्लूइड ले देंगे। और स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारी जो पिछली वीडियो हैं उनको भी देखो, उसमें स्क्रॉल करो प्लीज़। बाय।